Hey everyone, it's me शिफाली. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी. आज का टॉपिक इकोनॉमिक सब्जेक्ट का है, लॉ ऑफ डिमांड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम्स में. तो मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है. वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड को लेकर वो क्लियर हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. मांग का नियम, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके बारे में बात करने से पहले मांग क्या होती है इसके बारे में भी क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है. तो इस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं. इसमें हम देखते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग किस प्रकार करता है. कोई भी वस्तु उपभोक्ता को बाजार से प्राप्त होती है और वह एक निश्चित मात्रा में उसकी मांग करता है. किसी वस्तु की इच्छा होने मात्र से वह उसकी मांग नहीं बनती. मांग के लिए तीन बातें होनी आवश्यक होती हैं. सबसे पहले तो जो कंज्यूमर होता है, जब वो किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो सिर्फ उसकी इच्छा करने भर से या फिर उसके चाहने से, क्योंकि उसको डिजायर है कि उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो सिर्फ इतने भर से वो मांग नहीं कहलाती है. उसके लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कंसीडर करके ही वो डिमांड कहलाएगी. उसके लिए तीन बातें होनी आवश्यक होती हैं. पहली तो वस्तु की इच्छा, डिजायर, मतलब कि अगर कोई पर्सन है, कोई कंज्यूमर है, उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसकी क्या जो रिक्वायरमेंट्स है उस प्रोडक्ट को लेकर, उसकी जो नीड है, उसकी जो डिजायर है, फर्स्ट उसका जो एसेंशियल है वो डिजायर का होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, क्रय करने की क्षमता, एबिलिटी टू पे, मतलब जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड रख रहा है, उसकी जो डिजायर है, उसके लिए उसकी एबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की. जिस प्राइस पर वो प्रोडक्ट है, क्या वो कंज्यूमर उस प्राइस को अफोर्ड कर पाएगा देना. ये भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, कि जो कंज्यूमर है जिसे प्रोडक्ट चाहिए वो क्रय करने में उस प्रोडक्ट को सक्षम है या नहीं, वो प्रोडक्ट को खरीदने में उसकी जो कैपेसिटी है वो है या नहीं. नेक्स्ट है वस्तु के लिए धन व्यय करने की तत्परता, मतलब कि विलिंगनेस टू पे. वो उस प्रोडक्ट के लिए कितना पे करना चाहता है, उसकी कितनी विलिंगनेस है, कितनी उसकी इच्छा है, उस प्रोडक्ट के लिए जो उसकी नीड है वो उसकी क्या लिमिट है. वो जो विलिंगनेस है वो बताती है कि उसकी जो डिजायर है उस प्रोडक्ट को लेने की वो कितनी ज्यादा है. तो ये तीन जो बातें हैं ये मांग को डिफाइन करती हैं. जो डिमांड होती है उसको डिफाइन करती हैं. ये तीन जो एलिमेंट्स होते हैं, तीन जो बातें हैं, इनका होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक मांग कहलाती है. तो इन तीन बातों के होने पर ही कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की मार्केट से डिमांड करता है. अगर ये तीन बातें होती हैं तभी वो जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड करता है. बाजार में वस्तु की जो मांग होती है उसको निर्धारित करने में उस वस्तु की प्राइस, उस वस्तु का जो मूल्य है वो सर्वाधिक महत्व रखता है. मतलब कि उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने में, उस प्रोडक्ट की मांग को बढ़ाने में. ठीक है, अब हम बात करते हैं मांग की परिभाषा क्या होती है. जो एग्जैक्टली आपको जो लिखनी है डेफिनेशन, वो उसको शब्दों में अगर लिखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से होती है. किसी वस्तु की मांग का अर्थ वस्तु की वह मात्रा है जो व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय करने को तैयार है. मतलब कि एक प्रोडक्ट जो कंज्यूमर चाहता है उसका जो प्राइस है वो कंज्यूमर देना अफोर्ड कर पा रहा है उस टाइम में, और उस प्रोडक्ट को लेकर वो बहुत ही ज्यादा उसकी डिजायर है खरीदने की. तो जो डिजायर वो उस प्रोडक्ट को लेकर उसकी होती है और वो जो प्राइस है जिसको वो देना अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं, ये बात तय करती है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड होगी. तो बेसिकली किसी भी वस्तु की जो मांग है वो तब तय होती है जब वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो देने में सक्षम होता है और वो क्रय करने को तैयार होता है. तो ये होती है मांग की परिभाषा. एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं. किसी वस्तु की मांग का अर्थ वस्तु की वह मात्रा है जो व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय करने को तैयार है. इस प्रकार अलग अलग मूल्य पर मांग की मात्रा अलग अलग होगी, जिसे हम एक टेबल के थ्रू समझाते हैं. डिमांड को हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं. इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की जो किसी प्रोडक्ट है उसकी जैसे जैसे वैल्यू जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होते हैं, वैसे ही मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होने लगती है. और जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होने लगते हैं
उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है मार्केट में वो 10 रुपीज का है और उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो क्वांटिटी जो है वो 10 रुपए में वो 15 kg है। तो फर्स्ट डे तो जब 10 रुपए की थी तो उसने 15 kg खरीदा, और जब उसका प्राइस थोड़ा कम हो गया, लाइक 9 रुपीज हो गया, तो उसकी वैल्यू जो है, उसकी डिमांड जो है बढ़ के 18 kg हो गई। वैसे ही जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है घटते गए, कम होते गए, उस प्रोडक्ट को खरीदने की डिमांड जो है वो बढ़ती गई, उसमें कंज्यूमर्स ने जो उसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दी, बढ़ गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होने लगती है, और जब जो प्रोडक्ट है उसके जब प्राइसेस घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। अगर इसे मैं मांग वक्र के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए कि एक मांग का हमने बनाया ग्राफ, यहाँ पे प्राइसेस हैं 10, 20, 30 एक्स एक्सिस पे, और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10, 8 और ये 4। यहाँ पे ये क्वांटिटी डिमांड है, वस्तु की क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइसेस हैं। तो जैसे ही उस प्रोडक्ट की मान लीजिए जो प्राइसेस हैं, वो पहले उसका जो प्राइस था वो मान लीजिए 10 रुपए था, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसकी 20 क्वांटिटी खरीदते हैं, और जब उसका प्राइस घटकर 4 रुपीज हो जाता है तो आप कितना खरीदते हैं, आप 30 खरीदने लगते हैं उसकी क्वांटिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो घटने लगती है, और जब प्रोडक्ट के प्राइसेस घट जाते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। ये होता है मांग वक्र, इस तरीके से। तो इसे मांग वक्र कहते हैं, और मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मूल्य के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है, और मूल्य के बढ़ने पर मांग जो है प्रोडक्ट की वो डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। तो मांग वक्र का सीधी रेखा में होना आवश्यक नहीं है, और ना ही उसका नतोदर या अनतोदर होना आवश्यक है। तो आई होप आपको इस ग्राफ से क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने काफी खराब कर दिया है, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अर्थात मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कमी आती है, और मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। तो क्या कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो और जो बातें होती हैं, लाइक उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको साइड में रख दिया जाता है, वो सब तो ठीक रहती हैं। उसके अलावा जो मेन जो फोकस होता है वो किस पर होता है, उस प्रोडक्ट के प्राइस पर होता है कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, और मूल्य जो है वही डिसाइड करता है कि उसकी मार्केट में क्या डिमांड रहेगी, उसकी मांग की मात्रा क्या रहेगी। तो जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसी पर बेस होता है उस प्रोडक्ट की डिमांड, और मांग वस्तु की जो मांग है वो उसी हिसाब से घटती और बढ़ती है, जिस हिसाब से उसका मूल्य बढ़ता और घटता रहता है। तो इसे ही मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या, मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कमी होती है, और मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रोडक्ट के जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, डिमांड कम होने लगती है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज होने लगते हैं, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ने लगती है। तो ये है मांग का नियम। और मांग को प्रभावित करने वाले अब तत्व क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे जो पहला फैक्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है वस्तु का मूल्य, उसका प्राइस। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वस्तु का मूल्य जो है वो मांग को बढ़ाने और घटाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर वस्तु का मूल्य कम होगा तो उस वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी, और अगर वस्तु का जो मूल्य है वो ज्यादा होगा तो उस वस्तु की डिमांड कम होगी। लेकिन कुछ वस्तुएं हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ जिन्हें गिफिन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, उनके साथ वहां पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। मतलब वो प्रोडक्ट जो होते हैं, वो जो गुड्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनकी जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, उनकी वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो वो जो गिफिन गुड्स होते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं,
जो मतलब जैसे कि हीरे जवाहरात है, ज्वेलरी वाले आइटम्स है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, वहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होते हैं उसकी वैल्यू, उसकी डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि उन प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसी से उसकी डिमांड का पता चलता है। ठीक है, बाकी जो वस्तुएं होती हैं वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है और वस्तु का मूल्य ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी डिमांड को बढ़ाने और घटाने में। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय, मतलब कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में। उपभोक्ता की जो आय होती है वो और मांग में सामान्यतः सीधा संबंध होता है। जैसे कि हमें पता है जैसे जैसे उसकी इनकम होगी उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर इनकम उसकी ज्यादा है, अच्छी इनकम है, तो वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को अपनी डिजायर के हिसाब से जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ज्यादा उनकी मात्रा खरीदेगा। और अगर उसकी इनकम कम है तो उसी हिसाब से वो अपने खर्चे भी कम करेगा। अर्थात किसी उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर वह उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने की इच्छा रखता है और अगर आय कम होती है तो उन वस्तु की मांग कम कर देता है। और तो बेसिकली कंज्यूमर की जो इनकम होती है और जो उस कंज्यूमर की जो इनकम होती है और जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की, उनका आपस में सीधा संबंध होता है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी है, सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करता है उसी हिसाब से अपनी जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसको भी वो इंक्रीज कर लेता है, उसको बढ़ाता है, ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदता है। और अगर कंज्यूमर की सैलरी कम है, इनकम कम है, तो उसी हिसाब से वो अपने खर्चे भी कम करता है और अपने प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उनमें उनको भी वो कम कर देता है खरीदना। तो ये है उपभोक्ता की आय, सेकेंड फैक्टर। नेक्स्ट है अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य, मतलब कि जो दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं इससे रिलेटेड उनके जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं आती हैं। पूरक वस्तुएं कहने का यहाँ पर एक वस्तु का प्राइस जो है अगर बढ़ता और घटता है तो दूसरे प्रोडक्ट का भी प्राइस उसी हिसाब से अफेक्ट होता है। जैसे कार और पेट्रोल, यहाँ पर अगर पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो जो कार की डिमांड है उसमें भी अंतर आता है, उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज मतलब होता है, वो भी बढ़ती और घटती है। तो मतलब पूरक वस्तु क्या, अगर एक चीज में बढ़ा, एक चीज का जो है प्राइस घटता और बढ़ता है तो उससे दूसरे वस्तु पर भी, दूसरे प्रोडक्ट पर भी अफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अगर कार में पेट्रोल ही नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेट्रोल जो ज्यादा महंगा हो जा रहा है तो उसी हिसाब से लोग क्या है कार को खरीदना भी कम कर देते हैं। यहाँ पर निगेटिव रिलेशनशिप पाए जाते हैं, मतलब कि अगर प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो रहा है तो उस जो सेकंड जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो भी घटने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट रिलेशनशिप होता है। और जो सेकंड है स्थानापन्न वस्तुएं, वो क्या होती हैं, उसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो चाय और कॉफी। हाँ, टी और कॉफी जो है वो स्थानापन्न वस्तुओं में आती है। जैसे कि अगर मान लीजिए टी है, टी का प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक है, और बढ़कर वो 12 रुपए हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी प्रेफर करने लगेंगे। या फिर मान लीजिए कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो लोग टी खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो दूसरे प्रोडक्ट का तो वो क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए चाय के मूल्य में कमी आती है तो उससे क्या होगी, कॉफी की मांग घट जाएगी, क्योंकि लोग चाय का अधिक प्रयोग करेंगे और कॉफी का कम। इसी प्रकार अगर चाय के मूल्य में वृद्धि होती है तो वहां पर क्या होगा, कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की वस्तुएं क्या होती है, स्थानापन्न वस्तुएं होती है, जिसमें एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन, मतलब कि जो कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट और फैशन जो उसका है उसके बेस उसका जो है उसका प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। उपभोक्ता की रुचि एवं वर्तमान फैशन भी किसी समय मांग को प्रभावित करते हैं। यदि किसी वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि अधिक है तो वह उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा, और अगर किसी वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि नहीं है तो वो उस वस्तु के सस्ते होने पर भी उसको नहीं खरीदेगा। कोई वस्तु फैशन में आने से उसके प्रति उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है, और वही वस्तु जब फैशन से बाहर हो जाती है तो उपभोक्ता उसे खरीदने में कम रुचि दिखाते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है कि वो कंज्यूमर जो है कितना इंटरेस्टेड उस प्रोडक्ट को खरीदने में, उसके कितने उसको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। अगर वो उसे पसंद करता है, फैशन में है वो प्रोडक्ट, तो वो उसको खरीदेगा। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर चाहे वो प्रोडक्ट सस्ता भी हो तो भी वो उसको नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट है भविष्य के मूल्यों की प्रत्याशा,
मतलब कि फ्यूचर में जो प्राइसेस जो हैं इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं उसका भी इस मांग पर प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु का वर्तमान समय में मांग भविष्य के मूल्य की प्रत्याशा से भी प्रभावित होती है। यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशा हो तो उपभोक्ता वर्तमान में उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करके संचित करना चाहता है। मतलब कि अगर उसको पता है, कंज्यूमर को पता है कि कोई प्रोडक्ट है सीजन वेदर के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट के घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को पहले से ही खरीद के रख लेता है। और यदि फ्यूचर में मूल्य कम होने की संभावना हो तो उपभोक्ता अपने क्रय को रोक देता है और वर्तमान में उसकी मांग जब घट जाएगी तब उसे खरीदेगा। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि यदि फ्यूचर में किसी शेयर का मूल्य बढ़ने की आशा होती है तो उसकी यकायक मांग बढ़ जाती है, और यदि उसका मूल्य घटने की आशा होती है तो उसकी मांग एकदम से घट जाती है। तो इस तरीके से ये जो डिमांड है वो काम करती है। मतलब कि जो प्राइसेस है प्रोडक्ट के अगर वो इंक्रीज होते हैं तो उस हिसाब से उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है, वो प्रभावित होती है। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। आई होप आपको जो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। आपको मेरा समझाया हुआ वीडियो का कैसा लगा आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिए और आगे मांग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।